हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। खाकी वाला परिवार में गौरव आपका स्वागत करता हूँ। और आप लोगों का एग्जाम जो है 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। लगभग अभी 2 महीने का समय है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम आप लोगों का चल रहा है। इसमें बिल्कुल भी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज मत कीजिएगा। जब आपने तैयारी शुरू की थी, जो स्ट्रेटजी आपने फॉलो कर रखी है बिल्कुल उसी पे चलते रहिए। उसमें मैं जो आपको बता रहा हूँ, इससे आपकी जो उसकी जो भी स्ट्रेटजी आती है उसको थोड़ा एनहेंस मिल सकता है, आप अगर ऐसा करेंगे। क्योंकि कई लोग क्या गलती करते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी में बिल्कुल अपग्रेड नहीं करते हैं, जिससे कुछ प्रॉब्लम उनको आती है और लास्ट में कुछ मार्क्स से उनका फाइनल सिलेक्शन रह जाता है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका फाउंडेशन बैच जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा। फाउंडेशन बैच लास्ट तक मत लेके जाइए। जो फाउंडेशन बैच है वो लगभग 1.5 महीने पहले खत्म हो जाना चाहिए। अगर 1.5 महीने पहले खत्म नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आप चूक कर रहे हैं। क्योंकि हमको 1.5 महीने का समय जो है सेल्फ स्टडी के लिए, और उसमें कम्प्लीटली बाहर की कोई भी चीज़ आप ऐड नहीं करनी है आपको। किसी भी बाहर की चीज़ को ज़्यादा ऐड नहीं करना। फिर आपने जो अब तक ले रखा है, आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं, आपके पास जो भी बुक्स हैं, ना किसी टीचर को सुनना है ना कुछ, ओनली करंट अफेयर। करंट अफेयर के अलावा फिर कोई नई चीज़ आपको 1.5 महीने में नहीं लेनी है। आपके पास जो भी कंटेंट आ चुका है सिर्फ उस कंटेंट पे डिपेंड हो जाइए। उस कंटेंट को बार बार पढ़िए। और रही बात मॉक टेस्ट की, कि लास्ट टाइम में बहुत सारी मॉक लगानी चाहिए, डेली लगानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप मॉक टेस्ट वीक में एक बार लगा सकते हो, उसका एनालाइज बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मॉक टेस्ट लगा दिया और एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो इससे कोई आपको फायदा नहीं होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालाइज करना। अगर आप डेली डेली मॉक देंगे तो फिर डेली एनालाइज करेंगे तो आपके, मुझे लगता है जिस दिन मॉक टेस्ट लगाते हैं उस दिन कम से कम 6 से 7 घंटे हमारे घंटे खर्च होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि डेली मॉक टेस्ट लगाने से कोई बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसा नहीं है। डेली मॉक टेस्ट लगाने से आपका टाइम खराब ही होगा। क्योंकि मॉक टेस्ट जो जो भी मॉक टेस्ट होते हैं वो हमारी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, ताकि हमको कोई नई चीज़ वो सिखाते हैं। इसलिए टेस्ट को लीजिए एज अ एक्यूरेसी इम्प्रूवमेंट। अंडरस्टैंड। और दूसरी बात यह है कि जिस पे भी आप बैच लिया है, जैसे ऑफलाइन आपने कोचिंग की है, जो भी की है, आप उनका पूरा फाउंडेशन बैच में जैसे वो करा रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलिए। लेकिन लास्ट का जो 1.5 महीना है, लास्ट के जो 1.5 महीने बचे हैं उसमें आपको खुद की स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आपको हिंदी में इतना विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि आपको ग्रामर पढ़ना पड़ रहा है, साहित्य पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको जो बेसिक, जो बोलचाल में आप यूज करते हैं वही फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स। बेसिक हिंदी इतना इतना टफ आएगा नहीं। फिर भी अगर आप हिंदी में थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं तो आप वोकैब पे ध्यान जरूर दे सकते हैं। वोकैब थोड़ी अच्छी पूछ ली जाती है कुछ कुछ क्वेश्चन, और वो थोड़ा स्कोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि हिंदी में हमको टारगेट करना है 20 आउट ऑफ 20। अगर आप किसी कारण से 19 पे रह जाते हैं तो चल जाएगा। पर 18 पे रह अगर 18 पे रहे आप हिंदी में, तो आपके सिलेक्शन की संभावना कम होती चली जाएगी। क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में आपको 20 में से 20 करने ही पड़ेंगे। 19 में चल सकता है पर 18 में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये हो गया हिंदी का। अब बात करते हैं मैथ का। तो मैथ में हमको पूरा अर्थमेटिक पे ध्यान देना है, एडवांस में नहीं जाना है। लास्ट के 1.5 महीने की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ अर्थमेटिक पे अगर आप मैथ में सिर्फ अर्थमेटिक पे ध्यान दीजिए और मॉक लगाइए मैथ का। इंडिविजुअल मैथ लगाइए। जैसे कोई मान लो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, मान लो ट्रेन का नहीं आ रहा है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब जाना ही नहीं है ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी टीचर के पास जाना है। अगर आपका कोई टॉपिक 1.5 महीनों में भी कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए आप ऑनलाइन या फिर किसी ऑफलाइन टीचर के पास जा सकते हैं और वो सीख सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल मॉक लगाना मैंडेटरी है, मैथ का और रीजनिंग दोनों का। ठीक है, ये जो मैथ की स्ट्रेटजी है ये सेम टू सेम रीजनिंग पे भी रहेगी। इनको आप कंप्लीट मॉक लगाइए और जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उस टॉपिक को पकड़िए और पूरा दिन उसको अपने रफ्तार पूरा दिन उसको रफ पे रगड़िए। ये मैथ और रीजनिंग का बताया। अब अगला था जीएस। जीएस का तो क्या ही कहना भाई। स्टैटिक जितना अच्छा कर सकते हो, जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो स्टैटिक में करो। और जीएस आपको डेली पढ़नी है। डेली 2-3 घंटे पढ़नी ही पड़ेगी जीएस। क्योंकि जीएस में जित अगर आप 12-14 के आसपास रहते हो तो बॉर्डर पे लटक जाओगे, जाके 50% इधर 50% उधर हो जाओगे। इसलिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि जीएस में भी आप कम से कम 16, कम से कम 16
हाँ, मतलब कम से कम को या ज़्यादा से ज़्यादा को 16 तक पहुँचना ही पड़ेगा आपको जीएस में। और अगर बात करें हम, ये हो गया आपका जीएस। नेक्स्ट है हिंदी हो गया, मैथ होगी, रीजनिंग होगी, जीएस होगी। आपको करंट के लिए क्या पढ़ना है, तो करंट के लिए आप कोई मैगजीन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको डेली पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। करंट के लिए आप एक काम कर सकते हो, स्पोर्ट्स जैसे आरडब्ल्यू के भी है और कुमार गौरव भी है, तो इनको रेगुलर नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कुमार गौरव की जो मंथली वाली वीडियोस आती हैं कि जनवरी, एक वीडियो में पूरी जनवरी करा देते हैं, 50 मिनट या 1 घंटे की होती है। तो पिछले 4 महीने की आप उनकी करंट अफेयर मंथली वाली वीडियो जो है वो देख लीजिए। और जो आरडब्ल्यू के सोनवीर मलिक हैं, उनकी आप ऐसे करिए, जो वो अलग से वीडियो लाते हैं, स्पोर्ट्स की अलग कैटेगरी ले आते हैं, फेस्टिवल्स की अलग कैटेगरी ले आते हैं, और कौन व्यक्ति चर्चित रहे हैं, किसकी डेथ हुई है, तो इसकी अलग कैटेगरी में वीडियो ले आते हैं। तो उनकी वो वाली वीडियोस आप देख लीजिए जो रैपिड फायर करके चलाते हैं। तो ये यहाँ से करंट करंट में आपको दो चीज़ें देखनी है, कुमार गौरव की वीडियो जो मंथली वाली आती है, और सोनवीर मलिक की टॉपिक वाइज आती है। ये करंट आपका खत्म हो गया। हिंदी का बता ही दिया मैंने। और मैथ में आपको इंडिविजुअल मॉक देना है, जो आपको सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपको कमजोर लग रहा है उस टॉपिक पे आप हेल्प ले लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन की, टीचर की। बाकी फिर आपके जो भी नोट्स आपने फाउंडेशन में बनाए हैं, उनको उनको जरूर पढ़िए, उनको रिवाइज जरूर करिए, वरना फिर क्या फायदा, आपने फाउंडेशन में इतने मोटे मोटे नोट्स बना लिए और उनको लास्ट टाइम में आपने रिवाइज ही नहीं किया, तो कोई मतलब ही नहीं निकला फिर। इसलिए उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं हो कि आपने फाउंडेशन में तैयार की थी और एग्जाम में जाते जाते उनको रिवाइज ही नहीं कर पाया। इसलिए रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एसएससी जीडी में कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है, इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको हिंदी में 20 में से 20 करने हैं, जीएस में कम से कम 16 करने हैं, और मैथ में अगर आपका मैथ, हाँ हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका मैथ वीक है, अगर आपका मैथ वीक है तो आप कुछ टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ जिनको पढ़ के आप 15-16 क्वेश्चन आराम से निकाल के आओगे। जैसे मैथ में आप कर सकते हो परसेंटेज, रेशियो, एचसीएफ, एलसीएम, और टाइम एंड वर्क, ट्रेन, बोट, एंड एवरेज। ये क्वेश्चन करके जाओगे, अगर ये टॉपिक पढ़ के चले जाओगे तब भी आप 15 के आसपास क्वेश्चन आराम से निकाल के आओगे। ये सबसे बेस्ट रणनीति है जिसके जरिए आप आराम से 150 के आसपास स्कोर कर सकते हो। आप कहोगे इतने कॉन्फिडेंस होके कैसे बोलना है क्योंकि मैंने खुद दो बार फॉर्म फिल किया है एसएससी जीडी का, और दोनों बार मैंने निकाला हुआ है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस होके आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम में जो मेरा स्कोर था वो आई थिंक 142 के आसपास था, यूरो स्कोर है। और सेकंड टाइम जब मैंने स्कोर किया तो भी 144 के आसपास मैंने स्कोर किया, यूरो स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़ा और बढ़ गया था। हाँ, क्योंकि मुझे यूपी पुलिस ज्वाइन करना था, इसलिए मैंने एसएससी जीडी को ज्वाइन नहीं किया। चलिए बने रहिए हमारे साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, और अभी बने रहिए हमारे साथ। और अभी यूपी पुलिस से जुड़ी भी कुछ स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे कि मैंने कैसे एक अच्छा स्कोर किया। आपको स्कोर अभी नहीं बताऊंगा, फाइनल जब हो जाएगा तो आपको स्कोर सबको समझाऊंगा, पूरा डॉक्यूमेंटेड तरीके से समझाऊंगा कि मैंने कब कौन से एग्जाम क्लियर किए हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड तरीके से समझाऊंगा कि किस ईयर में मैंने कौन सा एग्जाम क्लियर किया और कहाँ से मैं चूक के बाहर हो गया, कभी फिजिकल से, कभी किसी से, कभी किसी से। चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, क्योंकि 850 सब्सक्राइबर जो है हमारे होने वाले हैं, और नई साल अब ज़्यादा दूर नहीं है। 5 या 6 दिन बचे हुए हैं, तो तब तक बन के करा दो भाई।